नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 49 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 शब्दों को दिया गया है, मंगल ग्रह और चंद्रमा। ये क्या है दोस्तों? 3 शब्द हैं जिनका हमें क्या बनाना है? वेन आरेख बनाना है, यानी वेन डायग्राम बनाना है। और हमें इनमें देखना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी रिलेशन में। तो देखो दोस्तों, मैं पहले आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना। तो देखो दोस्तों, मंगल ग्रह और चंद्रमा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इनमें से सबसे बड़ा है क्या है? ग्रह है। तो जो बड़ा वाला डायग्राम बनेगा वो किसका बन जाएगा? ग्रह का बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों, जो मंगल है वो क्या है? एक ग्रह है। और जो चंद्रमा है वो क्या है? एक उपग्रह है। तो जो ग्रह है दोस्तों वो किसके अंदर आ जाएगा? ग्रह के अंदर आ जाएगा। चंद्रमा के मंगल किसके अंदर आ जाएगा? ग्रह के अंदर। लेकिन चंद्रमा क्या है दोस्तों? उपग्रह है। यानी कि दोस्तों ये कोई सा भी ग्रह नहीं है, ये क्या है? एक उपग्रह है, यानी कि ग्रह का भी ग्रह है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अगल आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इन्हें कैसे किया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। ये तो हमने डायरेक्ट किया। अब देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन करना हो तो कैसे करते हैं कि इनके कोई भी 2 शब्दों को ले लेना। जैसे हम मंगल और ग्रह को ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने 2 आगे के लिए, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो मैंने लिए हैं या फिर आगे के लिए हैं वो आप भी लें, ये ज़रूरी नहीं है। आप कहीं के भी 2 शब्दों को ले सकते हैं। हमें उनमें क्या देखना है? संबंध देखना है कि मंगल या ग्रह में क्या कोई संबंध है। तो आप कहोगे जी सर कि जो ग्रह है वो क्या है? एक मंगल है। यानी कि दोस्तों ग्रह के अंदर आ जाएगा कौन सा? मंगल ग्रह। कौन आ जाएगा? मंगल ग्रह। अब हमारे पास क्या बचा है? चंद्रमा बचा है। तो चंद्रमा का संबंध आपको मंगल से भी देखना होता है और किससे? ग्रह से भी देखना होता है। तो आप कहोगे सर कि जो मंगल है वो एक ग्रह है, लेकिन इसका ग्रह नहीं है दोस्तों, ये क्या है? एक उपग्रह है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम ग्रह से देखेंगे तो ये भी क्या है दोस्तों? इससे भी कोई संबंध नहीं है, ये भी क्या है? उपग्रह है। ये ग्रह है और ये उपग्रह है। इसी प्रकार ये भी एक ग्रह है और ये उपग्रह है, यानी कि इन दोनों से इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? अगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से, इससे दोस्तों आपको प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन का टॉपिक भी बताता जाऊँगा कि आपको एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक अधिक से अधिक पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक साल पूछे जाने वाले टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला यही है कि इससे आपको प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आप कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों पिघलना का संबंध किससे है? तरल से। उसी प्रकार हमें जमने का बताना है। यानी कि दोस्तों हमारे पास क्या है? इतना पैराग्राफ आप अगल कर लीजिए और इतना क्या है? अगल है। ये दोनों अगल अगल हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये जो पहला वाला है यानी पिघलना का शब्द क्या है दोस्तों? संबंध तरल से है। ये आपको उदाहरण है और उदाहरण के तौर पर है दोस्तों, ठीक इसी का जैसा उदाहरण आपको यहाँ पर भी देना है। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पिघलना होता है, पिघलने का मतलब है तरल, ठीक है ना। जब हम कोई सी भी वस्तु या फिर कोई सा भी द्रव पिघलाते हैं, ठीक है ना, यानी लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो वो कहाँ पर जाता है दोस्तों? तरल पदार्थ की ओर, यानी पानी की साइड जाता है, यानी कि तरल। यानी कि दोस्तों हम कहें कि वो द्रव की ओर जाता है। क्या दोस्तों? द्रव की अवस्था, ठीक है ना। इसी प्रकार जो जमना होता है दोस्तों, तो जमने का मतलब होता है ठोस। आप यहाँ पर बर्फ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें क्या है? अवस्था बतानी है। देखो पिघलने का मतलब है तरल। तरल क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि वो द्रव फॉर्म में जा रहा है। किसमें? द्रव अवस्था में जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो जमने का अर्थ है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों उसकी अवस्था नहीं बतानी है कि बर्फ बन जाएगा, ऑप्शन बी लगा देंगे, नहीं। इसके हमें क्या बतानी है? अवस्था बतानी है कि अवस्था किस अवस्था में जा रहा है? ठोस अवस्था में। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बर्फ, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी के टॉपिक से पूछा जाता है। इसके दोस्तों आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है दोस्तों सभी एच के हैं,
कुछ एफ के हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी एच एफ हैं, कुछ एच के हैं। तो देखो दोस्तों, जो आपको ये इतना है ना, ये सभी का सभी पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में ही दोस्तों उनने क्या बता दिया, उसका प्रश्न भी दे दिया है और उसी का उनने क्या बता दिया, आंसर भी बता दिया। अब जो आंसर है दोस्तों, इसे हमें बताना है कि क्या इसमें से उनने सही बताया है और कौन सा इसमें से गलत बताया है, या फिर दोनों सही बताए या फिर दोनों ही गलत बताए हैं। तो हमें गलत पहचान करनी है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम, न्याय निगम, यानी ये कथन जो होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ये कथन और निष्कर्ष वाले होते हैं, लेकिन अधिकतम ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, न्याय निगम वाले। यानी कि दोस्तों इसमें जज भी कौन होते हैं, आप हैं। जैसे कि मान लीजिए जज हैं, जज ने दोस्तों एक वकील आया और वकील ने क्या बता दिया, ये सबूत बता दिए हैं, ठीक, क्या बता दिए हैं, सबूत दे दिए हैं। अब सबूत के बाद दोस्तों जो निष्कर्ष निकलता है, जैसे एक कैदी है, कैदी के खिलाफ उसने क्या दे दिए, ये सबूत दे दिए हैं कि सभी एच के हैं और कुछ एफ के थे, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जो वकील है यानी जज है, ठीक है ना, जज उन सबूतों का निष्कर्ष निकालेगा कि क्या निष्कर्ष निकला है। तो दरअसल यही हमें बताना है कि जो जज ने निष्कर्ष निकाला है वो सही निकाला है इन सबूतों के तौर पर या फिर गलत निकाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें डायग्राम समझना होगा इसका। तो डायग्राम आप समझिए, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है कि सभी एच के हैं, यानी कि दोस्तों ये क्या है, एच है, ठीक है ना। ये कौन है, सभी एच क्या है, के हैं, यानी कि के ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। बड़ा वाला के है और छोटा वाला एच है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट वाली स्थिति हो गई। सेकंड में क्या बोला है, कुछ एफ के हैं, यानी कि दोस्तों कुछ एफ क्या है दोस्तों, के हैं, कौन है, कुछ एफ क्या है दोस्तों, के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बना देते हैं क्या हैं, ये के हैं, ठीक है ना, एफ के हैं, यानी यहाँ पर कुछ तो एफ होंगे और कुछ क्या होंगे, के होंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों हमारे निष्कर्ष में क्या है कि सभी एच एफ हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों, सभी के सभी एच एफ नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों एच तो बिल्कुल है ही नहीं एफ में, यानी कि दोस्तों पहली वाली स्थिति क्या हो गई, गलत हो गई। इसके बाद सेकंड क्या बोला, कुछ एच के हैं, तो ये भी गलत दोस्तों, सभी के सभी एच क्या हैं, के हैं, लेकिन कुछ भी जो एच हैं वो के नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। सभी के सभी एच के हैं लेकिन दोस्तों कुछ एच के नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गई, यानी दोनों ही गलत हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसका भी आपको एक क्वेश्चन आते हैं और अधिकतम दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑल स्टेट एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस डिजाइन में आएगा। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तर्क रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों कथन तो हमें देखना क्या है, सभी कुत्ते शेर हैं, यानी कि दोस्तों जो ब्लू वाला है ये क्या है, कुत्ते, हम के बना लेते हैं, ठीक है। से समझने के लिए क्या बना लिया हमने, के बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला, सभी कुत्ते शेर हैं, यानी कि दोस्तों अब ये हमारा शेर वाला रहेगा, ये बड़ा वाला डायग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये शेर वाला है तो हम एस बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ भेड़िए कुत्ते हैं। अब देखो दोस्तों कुछ भेड़िए क्या हैं, कुत्ते हैं, यानी कि कुत्ते तो ये है नीला वाला डायग्राम, तो यानी कि दोस्तों ये ऐसा वाला डायग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ऐसा वाला। तो ये क्या हम भेड़िए के लिए बी बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो कुछ कुत्ते हैं और कुछ शेर भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें बाहर से डायग्राम बनाना है। अब आप ये मत सोचना कि हम कहाँ से डायग्राम बना देते इसके अंदर से, यानी कि कुछ कुत्ते, तो उसने ये नहीं बोला है कि सभी शेर थे और कुछ कुत्ते हैं, यहाँ पर यही बोला है कि कुछ भेड़िए कुत्ते हैं, तो हमें बाहर की ओर से ही इसका डायग्राम बनाना था, ठीक है ना। तो देखो अब जो निष्कर्ष निकला है उसे देखना है कि सभी कुत्ते शेर हैं। जी हाँ, जितने भी कुत्ते हैं दोस्तों वो कौन है, सभी के सभी शेर हैं, तो ये तो हमारी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला, कुछ शेर और कुत्ते भेड़िए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, भेड़िया है, ठीक है ना। तो भेड़िया कुछ तो यहाँ पर देखो शेर हैं, ये शेर वाला डायग्राम है और यहाँ पर जो क्रॉस कर रहा है ये क्या है, कुत्ते हैं, यानी कुछ कुत्ते हैं और कुछ शेर हैं, वे क्या हैं दोस्तों, और कुछ भेड़िए हैं, यानी यहाँ पर तीनों ही हैं। तो यानी कि दोस्तों ये भी फॉलो कर रही हैं, यानी कि दोस्तों दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसके मैंने बता ही दिया है, कथन और निष्कर्ष वाले 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, अधिकतम दोस्तों इसका 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन दोस्तों कभी कभार 2 क्वेश्चन भी इसके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एजुकेशन को कितना लिखा जाता है, 18 लिखा जाता है, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, इससे दोस्तों प्रत्येक साल या प्रत्येक एग्जाम में नहीं आता है। इसका टॉपिक दोस्तों चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कभी आता भी है और कभी नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते
जाते हैं। इसमें जाना कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। हमारे पास एजुकेशन में दोस्तों हमें क्या कर दें कि वो कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो अब ये मत बोलना दोस्तों कि इसमें 9 लेटर हैं और 2 का इंटू कर दें तो 18 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, चलो मान लेते हैं हमने 9 का इंटू किया और 18 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो टीचर में कितनी है हमारे 7 में यदि हम 2 का इंटू करेंगे तो 14, लेकिन क्या 14 किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लॉजिक हमें वही लगाना होता है जो सेम दोनों में अप्लाई हो। तो हमारे पास कितने हैं दोस्तों यहाँ पर लेटर, एजुकेशन में 9 लेटर, ठीक है ना। कितने हैं, 9 लेटर हैं। तो 9 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना होगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 81 को दोस्तों कुछ नहीं करना है, पलट देना है, यानी संख्याओं को पलट देना है। तो 1 आगे आ जाएगा, 8 पीछे पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया। ठीक इसी प्रकार हम टीचर में भी अप्लाई करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को जब हम संख्या पलट देंगे, यानी कि 9 आगे ले आएंगे और 4 पीछे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 94, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शरण, मानसून, राहत, वर्षा, बाढ़ और बचाव, ये 5-6 भाई क्या हैं, लेटर हैं। इन्हें हमें सही क्रम में जमाना है कि सबसे पहले कौन सी स्थिति आती है। जब वर्षा होती है तो दोस्तों क्या क्या होते हैं, बादल होते हैं, बरसात होती है, कहाँ जाता है पानी, कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये हमें क्रम से जमाना है। अब पहले सबसे पहले मेरा काम है क्या, आपको समझाना कि तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को समझाइए, ठीक है ना। तो मैं समझाता हूँ कि दोस्तों तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द में क्या हो, लॉजिक हो और उसके लॉजिक के माध्यम से उस शब्द का क्या हो जाए, अर्थ पूरा हो जाए। मान के चलिए, उदाहरण के लिए आपने संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें एक श्लोक लिखा होता है, वो भी बहुत छोटी छोटी लाइनों में, ठीक है ना, छोटी छोटी सी होती है ना, आधी आधी सी। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा पैराग्राफ सा बन जाता है। यानी कि दोस्तों छोटे से शब्दों का अर्थ निकालने पर दोस्तों बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाता है और हमें कहानी समझ में आ जाती है। उसी प्रकार हमें क्या है, 5-6 लेटरों को इस प्रकार जमाना है कि पूरी स्थिति हमें समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या जमाना होगा कि सबसे पहले मानसून होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 2 आ जाएगा पहले, फिर मानसून के बाद दोस्तों क्या होगी, बरसात होगी, ठीक है ना। क्या होगी, वर्षा होगी दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्या आएगी, बाढ़ आएगी। क्या आएगी, बाढ़ आएगी, जो 5वें स्थान पर है। बाढ़ के बाद दोस्तों लोग क्या करेंगे, उसे बचाएंगे, ठीक है ना। जो बाढ़ में कुछ बह जाते हैं, कुछ जानवर बह जाते, कुछ इंसान बन जाते, कुछ जनधन की हानि हो जाती है, तो क्या करते हैं, हम बचाव करते हैं, ठीक है ना। बचाव करने के बाद दोस्तों फिर क्या देते हैं, हम उन्हें शरण देते हैं। जैसे कि किसी का गाँव डूब गया तो किसी सरकार ने क्या देती है, शरण देती हैं। तो ठीक, शरण हो गया। शरण के बाद दोस्तों फिर उन्हें क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है कि आहा मज़ा आ गया भाई, हम सुरक्षित हैं, तो उन्हें चैन की नींद सो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये राहत हो जाएगा। तो क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी में है। देखो दोस्तों, आपको समय बचाने के लिए क्या ट्रिक अपनानी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लगाए थे, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में ही देख लेना था, क्या कहीं पहले नंबर पर 2 हैं, तो आप कहोगे नहीं, केवल ऑप्शन सी में ही 2 शुरू नंबर पर था। यानी देखो यहाँ पर 2 पहले था, तो आप बिना सोचे समझे सी लगा सकते थे, ठीक है ना। पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या होती हैं, छोटी छोटी ऐसी ट्रिकें होती हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा एग्जाम में क्या है, समय को बचाती हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम था, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसमें से दोस्तों आपको 35 साल एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की पत्नी है, ठीक है ना, बी सी की बहन है और डी सी की माँ है और दोस्तों डी ई का पति है और ई एफ की बेटी है। तो बताओ ए एफ से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान से देखना है कि आपको करना क्या है आखिरकार। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है और इसमें दोस्तों हमेशा क्या याद रखें, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एरो की सहायता से होते हैं। क्या, एरो की सहायता से, ठीक है ना। ये जो 3 एरो मैंने बताए हैं ना दोस्तों, इन्हीं की सहायता से हमें क्या है, एरो के माध्यम से मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इन 3 एरो की सहायता से किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन 3 एरो के बारे में बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, ये जो आपके पास पैराग्राफ और जो मैंने एक पेज डिजाइन किया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का क्वेश्चन करता हूं। इससे रिलेटेड दोस्तों कहीं का भी आ जाए आपको दोस्तों रक्त वाला, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, तो आप इसकी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कहीं का भी क्वेश्चन कैसा भी हो, कहीं का भी हो, क्यों हो, क्या हो, सभी के सभी दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, रक्त संबंध में आपसे दो पीढ़ियों का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी पीढ़ी, यानी आपकी पीढ़ी के बराबर, यानी जो सीधा वाला एरो है ना दोस्तों, क्या है, ये आप हैं, यानी ये आपकी पीढ़ी है, जो आपका भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, पत्नी आदि, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं, सभी के सभी आपकी पीढ़ी के होते हैं। आपकी पीढ़ी से दोस्तों दो ऊपर की पीढ़ी होती हैं और दो पीढ़ी की नीचे की, यानी इन्हीं दो पीढ़ी ऊपर वाली और दो नीचे वाली, ठीक है ना। इन्हीं से मिलकर दोस्तों रीजनिंग वाला जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, इन्हीं दो पीढ़ियों से मिलकर बनी होती हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपकी पीढ़ी के बराबर के बारे में पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है ए बी की पत्नी है, सी बी की बहन है, डी ई का भाई है, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, तब आपको इस एरो का इस्तेमाल करना है। किस वाले का, इस एरो का, यानी कि ये वाले एरो का, ठीक है ना, इस वाले का। जैसे देखो, भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन और यहाँ पर पत्नी। हालांकि किसी बच्चों की, यदि किसी की शादी नहीं हुई तो उसकी पत्नी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हमें समझना होगा कि पत्नी भी होगी, ठीक है ना। पत्नी भी हमारी ही पीढ़ी की होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों ऊपर वाली पीढ़ी क्या होती है, तो ऊपर वाली दोस्तों, इससे हमसे ऊपर वाली पीढ़ी माता पिता, मौसी, मामा, मामा, चाची, चाचा, सास, ससुर, ठीक है ना, क्योंकि सास ससुर भी तो होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी कौन होती है, ऊपर वाली। इनसे भी ऊपर वाली होती है दोस्तों दादा दादा, नाना नानी, ठीक है ना। जब दोस्तों आपकी ऊपर वाली पीढ़ी के बारे में पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा था ए बी का कौन है, माँ है, तो हमें किस वाली का करना है, इस वाले एरो का इस्तेमाल, ठीक है ना। जब आपसे नीचे की पीढ़ी के बारे में पूछा जाए दोस्तों, जैसे बेटा बेटा, भतीजा भतीजी आदि, ठीक है ना, और पोता पोती आदि, तो दोस्तों आपको डाउन वाले एरो का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है ना, समझ गए। इन एरो का इस्तेमाल कब कैसा करना है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसी क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा पीछा छूट गया है, ये वाला। तो इसमें ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्वेश्चन को। तो देखो, ए बी की पत्नी है, यानी कि दोस्तों ए यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ए कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए ऐसे वाला एरो का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, किसका, इसका। तो ए कौन है दोस्तों, पति है, और बी कौन है, पत्नी है, ठीक है ना। इतना बन गया। बी सी की बहन है, तो देखो दोस्तों बी सी की बहन है, तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, जहाँ भाई बहन है या फिर कोई चचेरी बहन, चचेरा भाई आए, तब आपको किस एरो का इस्तेमाल करना, आड़े वाले एरो का, ठीक है ना, इस वाले का ही, ठीक है ना। फिर क्या बोला, डी सी की माँ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप उल्टा मत कर देना, वरना आप डी यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना, सी यहाँ पर लिख दोगे, या फिर यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी दोस्तों माँ आए, यानी हमसे ये ऊपर डी जो है दोस्तों, वो कौन है, माँ है सी की, तो माँ कहाँ होगी दोस्तों, ऊपर की पीढ़ी होगी। तो हमें किस वाले एरो का इस्तेमाल करना है, ऊपर वाले का, ठीक है ना। कहाँ पर करना, ऊपर वाले का। तो आप यहाँ पर डी और यहाँ पर सी मत कर देना, यहाँ पर डी रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा, क्योंकि दोस्तों डी माँ है, इसलिए हमें ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। कहाँ पर ले जाना है, ऊपर। तो मैं आपको सही बना देता हूँ। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माँ है हमारी डी। डी कौन सी पीढ़ी होती है दोस्तों, ऊपर की पीढ़ी होती है, ठीक है ना, हो गया। फिर डी के बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, डी ई का पति है, यानी दोस्तों डी ई का पति है। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, पति और पत्नी का जोड़ा कैसा होता है, बराबर होता है, चाहे वो माँ का हो या फिर किसी का हो। तो देखो, जब माँ है दोस्तों, माँ का ही पति होगा, तो इस वाले एरो का इस्तेमाल होगा, तिरछे वाले का, क्योंकि दोस्तों जो पति हैं तो दोस्तों माँ की पति की पीढ़ी के पति हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी माँ है, तो पिता भी हमारे दोस्तों उन्हीं माँ की ही पीढ़ी के होंगे, इसलिए दोस्तों इस वाले एरो का इस्तेमाल होगा, किस वाले, तिरछे वाले का, ठीक है ना। तो यह क्या बोल रहा था, एफ है, ठीक, ई, सॉरी ई, ठीक है ना, ई। अब क्या बोला दोस्तों, ई एफ की बेटी है, ई एफ की बेटी है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि जो ई है वो क्या है, एक पिता है, ठीक है ना, क्या है, पिता है, और बेटी है, ठीक है ना, बेटी एफ है। तो बेटी एफ, आप बताइए दोस्तों एरो किस साइड जाएगा, तो एरो दोस्तों नीचे की साइड आएगा, क्योंकि दोस्तों बेटी नीचे की पीढ़ी है, लेकिन दोस्तों पति, सॉरी, हमारे जो पिता हैं वो ऊपर की पीढ़ी हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से दोस्तों बेटी के लिए कि यहाँ पर आएगा नीचे की एरो का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे की। तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है ना, एफ। अब क्या बोला है, तो बताओ ए एफ से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ए का संबंध आपको एफ से बताना है। किससे बताना है, ए का संबंध एफ से बताना है। तो देखो दोस्तों, आपको इस साइड ऐसे नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है वो समझिए, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं बोल कर बताता हूँ। जैसे आप कहोगे ए बी की पत्नी है, सी बी की बहन है, डी ई का पति है, ई एफ का, ठीक है ना, बेटी है। तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है वो समझिए, ठीक है ना। जब भी आप
कर रहे हो तो दोस्तों ये ऐसा पढ़ोगे कि ए बी की पत्नी है, ठीक है ना। जब बी पत्नी है दोस्तों, ये उसकी बहन है, तो हमारी कौन हुई, साली हुई, यानी ए की कौन हुई, ये सी साली हुई, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, ई जो सी है वो डी की माँ है, तो दोस्तों जब इसकी सब माँ है तो हमारी कौन होगी दोस्तों, ये सास होगी, ठीक है ना। और ये क्या है, इसका पति है, तो पति है तो दोस्तों ए किसका हुआ, ई का, एफ यानी कि जो ए है दोस्तों वो ई का क्या हुआ, ससुर हुआ, ठीक है ना। ससुर का रिश्ता है, तो दोस्तों जब ससुर है तो दोस्तों ई का ये बेटी है, तो दोस्तों ए का कहाँ पर होगा दोस्तों, पत्नी का रिश्ता, ठीक है ना, पत्नी। अब मैंने पत्नी तो लिख दिया, लेकिन आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर एफ जो पत्नी बनेगी, जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो पत्नी ही हो, क्योंकि हमें निश्चय नहीं दिया है यहाँ पर दोस्तों। ई जो पिता है दोस्तों, पिता की जरूरी थोड़ी है कि एक ही बेटी हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहन का इस्तेमाल किया, बी सी की बहन है, तो यानी कि इनकी एक और बेटी होगी, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर पत्नी भी हो सकता है और साली भी हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में देखना होगा क्या कहीं पत्नी या फिर साली है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जीजा, साली, सास और दामाद है, तो यानी दोस्तों साली यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल मैंने आपको बताया है कि 2 पीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। आपसे 2 ऊपर की पीढ़ी के बारे में आता है क्वेश्चन और 2 पीछे वाली यानी नीचे वाली पीढ़ियों के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इन एरो के माध्यम से दोस्तों हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, जो मैंने आपको एरो के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि असंगत समूह क्या होता है वो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। असंगत का मतलब होता है दोस्तों कि 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, ध्यान से सुनना, 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएं, उसमें से दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक से होंगे और एक क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी को टिक लगाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा पशु, मैंने कहा तोता, ठीक है ना, कबूतर, मोर और फिर मैंने कहा बकरी। तो आप बताइए जो मैंने 4 शब्द बोले हैं इनमें से 3 एक से हैं और एक अगल है, तो कौन सा है, तो आप कहोगे सर बकरी। क्यों, क्योंकि जो 3 आपने बोले थे वो उड़ने वाले पक्षी थे, ठीक है ना, यानी उड़ने वाले यानी पक्षी थे। लेकिन जो बकरी है वो एक जीव था जो कि केवल लिंग संगता है, यानी कि यही अगल था, ठीक है ना। तो आपने लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 4 शब्दों को दिया गया है, लेकिन ये 4 शब्द ऐसे हैं दोस्तों कि बहुत ही कठिन है, ना ही तो समझ में आ रहे हैं ना ही तो समझने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे ज्यामिति, अंकगणित, गणित और बीजगणित। अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, सभी के सभी गणित हैं, तो इसमें से अगल कौन होगा और अगल कौन नहीं होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि जो गणित है, अंकगणित है और बीजगणित है, ये तीनों एक से हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये गणित के हिस्से हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये गणित के हिस्से, यानी दोस्तों गणित में ज्यामिति भी आ जाएगी, अंकमिति भी आ जाए, अंकगणित भी आ जाएगी और बीजगणित भी आ जाएगी। लेकिन कभी भी दोस्तों गणित में गणित नहीं आ सकती है, इसलिए दोस्तों इसका अगल क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिनट, सेकेंड, ठीक, समय, फिर घड़ी दिया जाए। तो देखो दोस्तों ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रेलवे की 2019 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इससे भी आपको एक क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो देखो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम समूह का चयन करें। अब देखो दोस्तों यहाँ पर असंगत, पहले वाला क्वेश्चन में असंगत का प्रयोग किया गया, इसमें विषम। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है या फिर कहीं का। तो मैं आपको शब्दों का थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर देखो विषम भी पूछा जाएगा, असंगत भी पूछा जाएगा और अगल अगल समूह भी पूछा जाएगा, या फिर दोस्तों मेल जोल समूह नहीं है। इन 4 शब्दों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। तो आपका यही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि ये शब्दों का वर्गीकरण वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाल, भूरा, हरा और पीला 3 शब्दों का, तो इन 4 शब्दों में से हमें 3 शब्दों को चुनना है। तो देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है और दोस्तों ये भी SSC GD 2019 में ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखना। अब दोस्तों लाल है, भूरा है,
हरा है और पीला है। अब दरअसल ये रंग है चारों के चारों। और दोस्तों हम कैसे पहचान करेंगे रंग में कैसा क्या है, क्या अगल है? तो दोस्तों आपको जब भी रंग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको किस पे जाना है? इंद्रधनुष पर, ठीक है ना। इंद्रधनुष आपने देखा होगा। तो दोस्तों या तो आपके क्रम से जमे होंगे या फिर दोस्तों कुछ ऐसा होगा जो अगल होगा ही नहीं इंद्रधनुष में। तो आप देखा होगा कि इंद्रधनुष देखा होगा तो उसमें लाल रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है और पीला रंग भी होता है, लेकिन दोस्तों भूरा रंग नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? भूरा रंग नहीं होता। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये तीनों एक से होंगे लेकिन भूरा रंग एक सा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंद्रधनुष के रंग नहीं है। क्या? भूरा इंद्रधनुष का रंग नहीं होता है। ये तीनों के तीनों किसके? इंद्रधनुष के रंग होते हैं। इसलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को अधिकतम बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि दोस्तों उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए रंग में हम आखिरकार कैसे अगल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास कितने 4 रंग थे। अब कुछ बच्चे इस लॉजिक को भी देखते हैं कि सर यदि हम, ठीक है ना, किसी भी रंग में दोस्तों यदि हम सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो वो लाइट हो जाता है, तो माना कि लाइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप ये भी पता मत भूलना कि जब हम लाल को किसी रंग में मिलाते हैं तो दोस्तों वो डार्क भी हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क भी हो जाता है। तो इस हिसाब से तो फिर ये लाल वाला भी होना चाहिए था, हरा वाला, पीला वाला भी, ठीक है ना। केवल दोस्तों हम इस आधार पर नहीं बता सकते कि कौन सा लाल होगा, कौन सा डार्क होगा और कौन सा लाइट होगा। हमें उसका पक्का लॉजिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों इंद्रधनुष मैंने इसलिए बताया है कि दोस्तों जब भी आपको रंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इंद्रधनुष को देखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में कौन से कितने क्रम पर कैसे होते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्रम के आधार पर भी पूछ लिए जाते क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सा फलक की संख्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक पासा दिखाई दे रहा होगा। पासे में दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि पासे में दोस्तों जो 3 दिखाई देने वाली संख्याएं होती है ना, 3 हमें क्या है? दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों जो हमें नहीं दिखाई देती हैं वो हमें कितनी संख्या नहीं दिखाई दे रही? 3 और नहीं दिखाई देती। यानी 3 दिखती हैं और 3 क्या होती हैं? इसके जस्ट पीछे होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। और टोटल दोस्तों 6 फलक होती हैं। कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक। तो दोस्तों जब भी आपको पासे में क्या एक पासा दिया जाए क्वेश्चन में, कितना? एक पासा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो मानक पासा है या फिर सिंपल पासा है, यानी साधारण पासा है। तो देखो दोस्तों साधारण पासे की क्या डेफिनेशन नियम कहता है कि कोई भी 2 दिखने वाली सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, 10 हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा? 8 हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 हो रहा, यानी दोस्तों 7 नहीं हो रहा। तो यानी कि ये क्या है? साधारण पासा नहीं है। कौन सा पासा है? मानक पासा है, ठीक है ना, मानक पासा। तो दोस्तों मानक पासा हो गया। अब दोस्तों मानक पासा का नियम भी ये बोलता है कि एक दिखने वाली यानी कि 4, ठीक है ना, 4 यानी एक दिखने वाली और उसके विपरीत वाली संख्या का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी दोस्तों जब ये 4 है तो इसके विपरीत वाली कितनी संख्या होगी कि वो 7 हो जाए? तो आपका हो गया सर 3। यानी 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 6 है तो 6 हमें ये दिख रही है और इसके पीछे वाली नहीं दिख रही है दोस्तों, तो 6 में हम क्या ऐड कर देंगे वो 7 हो जाए तो दोस्तों वो हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार 2 है तो 2 के पीछे क्या होगी? 5 होगी। तो हमसे पूछा कितना है? 3 के पीछे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 3 के पीछे क्या थी? 4 थी। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पासा यानी डाइस है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किसी एग्जाम में नहीं आता है लेकिन अधिकतम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जब भी आपको 2 पासे दिए जाएं किसमें? एग्जाम में या क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 पासे दिए जाए तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए दोस्तों कि उसमें कॉमन संख्या को देख ले। कॉमन संख्या आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो दोस्तों जब भी आपको कितनी 2 कॉमन संख्या दिखें तो दोस्तों कॉमन संख्याओं को काट दिया करें, ठीक है ना। काट दें हमने, ठीक, कट गई। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? 2 और 4 बचा, यानी कि 2 4 के विपरीत है और 4 2 के विपरीत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? यदि एक घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? सिंपल सा सवाल है दोस्तों। 6 और 12 का इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री।
ठीक, कितने डिग्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों हमने ये घड़ी बना ली, ठीक है ना, ये 12 है, 1 है, 2 है और ये 3 है। तो आप जानते हो दोस्तों कि 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है एक घड़ी, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी दोस्तों, 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि हम ये 2.5 मिनट यानी जो 2.5 मिनट है दोस्तों यानी 15 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें 12 करनी है तो 10 तो हो गए, 2 और जोड़ेंगे दोस्तों तो इसमें हम कितने ऐड कर लेंगे, 12, कितने ऐड कर लेंगे, 12, ठीक है ना, 12 ऐड किए यानी कि दोस्तों हमारे पास कितने 50 सेकंड इसमें रह चुके हैं। इसलिए दोस्तों 5 हमारा क्या हो गया, अगल हो गया, इसलिए 72 डिग्री इसका राइट आंसर आ गया था, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन हम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे, यानी कि 12 छक्के कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, घड़ी से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप ध्यान रखें। कभी कभार इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आते हैं तो 1-2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लुप्त संख्या में मिसिंग नंबर, यानी कि दोस्तों आपने मिसिंग नंबर नाम सुने होंगे, तो मिसिंग नंबर के कैटेगरी का ये क्वेश्चन होता है। लेकिन बस फर्क इतना होता है दोस्तों कि इसमें डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर टेबल दिखाई दे रही है, नंबर टेबल में कुछ अंक और क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहे। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद पहली बार इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं, तो क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों तो उन्हें समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपने दोस्तों को शायद वो अखबार में एक क्रॉसवर्ड आता है, क्या करना होता है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिंपल ट्रिक क्या होती है दोस्तों कि आपको सबसे बड़ी संख्याओं को देख लेना होता है। क्या देख लिया हमने, 43 और 73 क्या है, ये बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो जब हमें जो लॉजिक लगाना वो राइट से लेफ्ट की ओर लगाना है, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर, यानी 23 और 11 में हम कितना कर देंगे वो 43 हो जाए। तो आप कहोगे सर इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो ये कितने हो जाएंगी, 34 हो जाएंगे। 34 को दोस्तों संख्याओं को पलट दीजिए, 4 आगे लाइए और 3 पीछे पहुंचा दीजिए, तो कितने हो जाए 43। इसी प्रकार दोस्तों 25 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएगा 37 को दोस्तों यानी 7 आगे लाएंगे और 3 इसके पीछे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 73। इसी प्रकार दोस्तों हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 39 यानी 9 आगे आ जाएंगे और 3 पीछे पहुँच जाएंगे तो 93 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है अभिव्यंजन संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, इससे दोस्तों प्रत्येक साल आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद दोस्तों आपको टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन वो त्रिभुज वाला भी हो सकता है या सर्कल वाला। जब आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे तो इन तीनों के लिए दोस्तों जो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, एक सर्कल वाला भी आता है, त्रिभुज वाला भी और नंबर टेबल वाला भी, तो 3 टाइप से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में दोस्तों लॉजिक भी अलग अलग अप्लाई होती हैं, टेबल जैसा लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो मैंने जब आपको सीरीज वाला टॉपिक बताया था तो मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चनों में उनके बीच का अंतर देखा जाता है। तो इनके बीच का अंतर देखें तो दोस्तों 10 का है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 10 का, यानी कि सब में कितने का है 10 का है। तो 42 में भी दोस्तों 10 का क्या किस प्रकार से, यानी 42 हम किस में से घटा दें दोस्तों कि वो 10 बचे, तो आप कहोगे सर 52 प्यारी सी सुंदर संख्या है। 52 में से दोस्तों यदि हम 42 घटाएंगे तो 10 बचेगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक का मतलब ये है दोस्तों कि हमें देखकर ही पता चल रही है कि अगली संख्या कितनी होनी चाहिए 52। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पहली संख्या यानी इकाई पहला डिजिट है, ठीक है ना, वो क्या है 2 संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके जो आगे की संख्या होगी दोस्तों इकाई वाले 2 शब्द वाली, तो वो क्या होगी 12 के बाद दोस्तों अगली संख्या क्या होती है जिसमें 2 आए पहले वाली इकाई संख्या, तो आप कहोगे सर 22 के बाद अगली संख्या 22 होती है, 22 के बाद कितनी होती है 44 होती है, 42 के बाद क्या होगी 52 होगी, 52 के बाद कितनी होगी 62 होगी, 62 के बाद कितनी होगी 72 होगी, 72 के बाद कितनी होगी, ठीक है ना, 72 के बाद 82 होगी, 82 के बाद कितनी होगी 92 होगी, 92 के बाद 102 होगी। क्योंकि हमें पहले वाला डिजिट की संख्या कितनी निकालनी है 2 निकालनी है, ठीक है ना। इसके बाद कितनी होगी फिर 10 कुछ होगी, ठीक है ना, जैसे 22 होगी 12 होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सीरीज यानी सीरीज वाले से आते हैं, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेटर सीरीज में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास सीरीज है, तो सीरीज जब दोस्तों लेटर में आए तो आपको सबसे मेन बात क्या होनी चाहिए कि उनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। अब कोडिंग संख्या क्या होती है, तो दोस्तों आपने देखी होगी जो अल्फ़ाबेट होती है ना, अल्फ़ाबेट में संख्या लिखी होती है, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक होते हैं, ये इतने पर आता है, इतने पर आता है। इसी प्रकार ABCD की भी होती हैं दोस्तों। जैसे ए है 1 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन तीनों के सभी के बीच में 5-5 का अंतर है। तो अगला क्या होगा दोस्तों, टी होगा, क्योंकि टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। बाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है दोस्तों, यदि 2 मई को रविवार हो तो 2 जून को क्या होगा। तो सिंपल सी दोस्तों है दोस्तों, आपको महीने के दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। तो 31 का महीना होता है मई का, और दोस्तों जो डेट होती है उसे माइनस कर देते हैं, और दोस्तों जो डेट का हमें दिन निकालना होता है उसे हमें सब ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,000। 31 में 7 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना हमारा बचा, 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 3। तो 3 दोस्तों आपको रविवार में ऐड कर दीजिए, यानी 3 कदम आगे चलिए। तो रविवार के सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, और सिंपल सा क्या था, इसका सूत्र भी था, ठीक है ना। तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका एक, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये वाला कि कुछ बच्चे या फिर ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है, या फिर आपको किसी सर ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बारीकी से बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं बताता हूँ तो आपको देखो मैं प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कहीं का टॉपिक भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसे लॉजिक भी बता रहा हूँ। देखो जब भी दोस्तों आपको फरवरी का महीना निकाला, आपने अब्बाद नाम सुना है ना। अब्बाद का मतलब होता है कि जो किसी का भी काम बिगाड़ दे, ना खुद का बनाता है ना ही दूसरे का बनने देता है, ठीक है ना। तो ये अब्बाद होता है। जैसे केमिस्ट्री में दोस्तों क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। हर एक में क्या होता है, अब्बाद होता है। इसी प्रकार दोस्तों फरवरी के जो महीना होता है ना महीनों में, तो महीनों में दोस्तों फरवरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये 28 और 29 का होता है। कितने, 28 और 29 का। दरअसल हमें समय निश्चित नहीं करके दिया गया है कि जो फरवरी का महीना है वो दोस्तों 28 का है या फिर 29 का है। यदि वो यहाँ पर 2008 या फिर 2007 कुछ भी लिख कर देते दोस्तों, 2007 देते, तो हम कह सकते थे कि ये जो 28 की फरवरी है दोस्तों, तो 15 माइनस के 28 और प्लस के 30, ठीक है ना। 30 करके फिर हम इसे ऐड बराबर करके दोस्तों हम क्या कर देते, ऐड कर देते, ठीक है ना। जैसे कि ये कितना बच्चा हमारा, ये बचा है लगभग 13 और ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 में 7 के भाग देंगे दोस्तों तो कितना होगा, 7 पन्ना 35, 7 42, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। एक को जब रविवार है तो अगला क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कि दोस्तों सोमवार नहीं होगा, एक हाँ सोमवार ही होगा, ठीक है ना, सोमवार। तो सोमवार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ये सन दिया था इसलिए हमने इसे बताया है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर हमने सन लिखा था 2007, कितना लिखा था, 2007। तब हमें पता था कि 28 की फरवरी थी, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सन नहीं दिया गया क्वेश्चन में। इसका आंसर है DI, डिफ़ॉल्ट है, यानी हम इनकी दिनों की संख्या गलत यानी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। निकाल तो सकते हैं लेकिन दोस्तों हम क्वेश्चन के माध्यम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि हमें फरवरी निश्चित कर नहीं बताया गया है कि ये 28 की है या फिर 29 की। इसलिए दोस्तों मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जब भी आपको दोस्तों क्वेश्चन में सन नहीं दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, सन, ठीक है ना। जैसे उसका सन ना लिखा जाए और आपसे पूछा जाए कि जैसे कि दोस्तों 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, 1 जनवरी को रविवार हो तो 28 फरवरी को क्या होगा, तब हम दोस्तों इसका बिना सन के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी चाहे वो साधारण वर्ष हो या फिर लीप वर्ष हो, सब में 28 फरवरी आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपसे 29 फरवरी जो पूछा जाएगा तब दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी DI इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित नहीं बताया गया है कि फरवरी 28 की है या फिर 29 की। इसलिए दोस्तों मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपको सन ना दिया जाए, कोई सा भी महीना, यानी फरवरी का महीना न कर आपको अगले महीने में जाना है तो उसका बिना सोचे समझे DI आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि एक डिजिटल घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है, सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते ही होंगे कि कभी भी दोस्तों डिजिटल घड़ी में क्या नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी छाया नहीं बनती। जब आप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी पहनते हैं उसे आप पानी में करना, दर्पण में करना, वो कभी भी उल्टा समय नहीं बताएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना
रखना। तो दोस्तों इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इससे दोस्तों आपको इमेज के तौर पर भी आएगा, लेटर को पलट कर भी आएगा, ठीक है ना। तो 3-4 टाइप से आते हैं, तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो घनों को दर्शाया गया, इनमें से संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इन दो क्वेश्चनों को दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी अगले सेट में मिलेंगे। तो दोस्तों अगला सेट होगा हमारा 50वां, यानी 50वां अगला सेट होगा। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।